स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। उसकी 3 स्टेप है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा है सीक्रेशन, ट्यूबुलर सीक्रेशन। तो आज हम बात करेंगे काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम। काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम उलरिक एट ऑल 1961 और रिगेल 1972 के अंदर इन साइंटिस्टों के द्वारा दिया गया था। काउंटर करंट का मतलब है पैरेलल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। दो ट्यूब के अंदर पैरेलल समानांतर कौन से मॉलिक्यूल आरएफ से ईसीएफ में आ रहे हैं, कौन से मॉलिक्यूल ईसीएफ से आरएफ में आ रहे हैं। इस आधार पर इसका नाम काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम। इससे पहले हम बात करेंगे ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी एक्चुअली क्या है? ऑस्मोलैरिटी द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन expressed as the total number of solute particles per liter। तो अर्ली स्टेज में जैसे ही आरएफ बनता है, थनित्र बनता है, ये ग्लोमेरुलस, ये बोमन कैप्सूल, जैसे ही आरएफ इसमें आएगा पीसीटी के अंदर, तो उसका जो ऑस्मोलैरिटी होगी, वैल्यू होगी वो 300 ml ओस्मोल पर लीटर। अर्थात 1 लीटर के अंदर जो सोल्यूट है उनकी मात्रा है 300 ml। ठीक है, 300 ml उनकी मात्रा है 1 लीटर के अंदर। तो आप देखिए अर्ली स्टेज के अंदर जो ऑस्मोलैरिटी है या सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की जो मात्रा है वो जैसे ही आरएफ बनेगा, थनित्र बनेगा, तो 300 ml ओस्मोल पर लीटर। फिर जैसे जैसे आरएफ नीचे आएगा पीसीटी में, तो 400 वैल्यू हो जाएगी इसकी, 400 ml ओस्मोल पर लीटर। जैसे और नीचे आएगा 600, और नीचे आएगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, तो इसमें 800 हो जाएगा। और नीचे आएगा 1000। हेनले लूप के अंदर यू आकार की संरचना में जब पहुंचेगा आरएफ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ऑस्मोलैरिटी की 1200। उसका कारण क्या है पहले आपको बता चुका हूं मैं कि पीसीटी के अंदर आवश्यक जो पदार्थ हैं जो आरएफ में आ गए हैं, छनकर आ गए हैं, शरीर के लिए आवश्यक है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ईसीएफ में लाए जाते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। इसलिए जैसे ही छनेगा तो ऑस्मोलैरिटी ईसीएफ और आरएफ की समान होगी, 300 ml ओस्मोल पर लीटर। और जैसे ही आवश्यक पदार्थों का एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा रीअब्जॉर्प्शन होगा ईसीएफ में, तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ती चली जाएगी। जैसे ही जो आरएफ एडिनल फिल्ट्रेट है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप में आएगा, तो आपको पहले बता चुका हूं मैं, हेनले लूप की जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो पानी के लिए पारगम्य है, जबकि अन्य जो साल्ट्स हैं, आयंस हैं, उनके लिए अपारगम्य है। इसलिए अधिक मात्रा में पानी का आरएफ से ईसीएफ में आना, उसकी वजह से क्या होगा, ये ऑस्मोलैरिटी बढ़ती चली जाएगी। 1200, फिर 800, फिर 600। ये वापस असेंडिंग लिम्ब में जब जाएगा आरएफ, तो क्या होगा, ऑस्मोलैरिटी घटेगी, क्योंकि जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो पानी के लिए अपारगम्य है, तथा जो आवश्यक आयंस हैं, इनऑर्गेनिक आयंस हैं, साल्ट्स हैं, उनके लिए पारगम्य होती है। तो यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा वो साल्ट्स आरएफ से ईसीएफ में आएंगे, जिससे क्या होगा कि इसकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो कम हो जाएगी। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगी डीसीटी के अंदर आरएफ, तो ऑस्मोलैरिटी कम होते होते 100 तक आ जाएगी। आउटर मेडुला पार्ट से ऊपर 100 और इनर मेडुला पार्ट के ऊपर जस्ट 400 ml ऑस्मोलैरिटी है। दोनों के बीच में 200 ऑस्मोलैरिटी है, फिर 100 है। फिर डीसीटी में जैसे आरएफ जाएगा तो H2O इस आरएफ से रीअब्सॉर्ब किया जाएगा, तो क्या होगा, ऑस्मोलैरिटी जो है 200, 300 ये बढ़ने का कारण जो है वो ये कारण है, क्योंकि जो एडीएच का जो इम्पैक्ट है वो डीसीटी की दीवार में पाए जाने वाली कोशिकाओं पर होता है, जिससे वो आरएफ से अधिक मात्रा में पानी का पुनरावशोषण कर सके। तो इसलिए ऑस्मोलैरिटी चेंज हो रही है। जैसे ये कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा आरएफ, तो क्या होगा, H2O का रीअब्जॉर्प्शन होगा और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा आवश्यक पदार्थ उनका रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो जैसे जैसे उसमें नीचे आएगा कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ये आरएफ, तो ऑस्मोलैरिटी जो है बढ़ती चली जाएगी। और अंततः आप देखिए कि इनर मेडुला जहां पर कलेक्टिंग डक्ट है और पूरा हेनले लूप है, उसमें आप देखिए ऑस्मोलैरिटी समान है,
यहाँ 1200 है, यहाँ भी 1200 है, यहाँ पर 1000 है, यहाँ 1000 है, फिर 800 है, ये 800, 600, फिर इसी तरह इसमें कम होती गई है ऊपर। इस मिडल पार्ट के अंदर आउटर मेडुला, इनर मेडुला के अंदर जो ओस्मोलिटी है, ओस्मोल सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, और ऊपरी जो भाग है कॉर्टेक्स उसमें भी ओस्मोलिटी सेम है, जबकि इनर मेडुला का जो भाग है, निचला मेडुला पार्ट, उसके अंदर ओस्मोलिटी सेम है। आप यहाँ पर मैंने साइन बताए हैं, 4 साइन। हियर एक्सचेंज ऑफ अमोनियम, सोडियम, पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन। आप देखिए यहाँ पर मैंने बताया है डायग्राम से, तो यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ अमोनियम, सोडियम, पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन। ये आवश्यकता अनुसार ऑस्मोलिटी को मेंटेन करने के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए एक्सचेंज किए जाते हैं। आरएफ से बाहर भी आएंगे और ईसीएफ से आरएफ में भी जाएंगे। इसी तरह इस इनर और आउटर मेडुला के बीच में सर्वाधिक मात्रा में एक्सचेंज होता है पॉजिटिव चार्ज आयनों का। दूसरा जो कलेक्टिंग डक्ट का जो पार्ट है उसमें भी एक्सचेंज होता है आयनों का, अमोनियम, सोडियम, पोटेशियम और हाइड्रोजन आयंस का। दूसरा है येलो कलर से मैं डैश लाइन दिखाई, H2O का रीअब्जॉर्प्शन। आप देखिए जैसे ही आरएफ बनेगा तो इसमें सबसे पहले ये H2O बाहर निकल रहा है, सबसे अधिक मात्रा में आरएफ से H2O का रीअब्जॉर्प्शन हेनले लूप की डिसेंडिंग लिम्ब में होता है, कारण पानी के लिए पारगम्य, बाकी साल्ट्स के लिए अपारगम्य। इसके अलावा H2O का जो रीअब्जॉर्प्शन है आरएफ से वो डीसीटी के अंदर होता है और बाकी का कलेक्टिंग डक्ट में होता है रीअब्जॉर्प्शन। जब पानी की कमी हो जाती है शरीर में तो उसके परिणाम स्वरूप एडीएच का सिक्रेशन होता है, और एडीएच का इम्पैक्ट जो है वो डीसीटी पर होता है, जिससे आरएफ से अधिक मात्रा में पानी का रीअब्जॉर्प्शन कर सके। ये जो लाइन दिखाई है मैंने, एक सिंगल लाइन एरो लगा के, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप देखिए जैसे आरएफ बनेगा तो पीसीटी के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट आवश्यक जो पदार्थ है जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, कीटो एसिड है, एसिटोएसिटेट है, विटामिन है, इनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा आरएफ से रीअब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ईसीएफ में इनको लाया जाता है। साथ ही साथ सोडियम आयन जो पॉजिटिव चार्ज आयन है उनका ट्रांसपोर्टेशन या रीअब्जॉर्प्शन आरएफ से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, और नेगेटिव चार्ज जो आयन है वो कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए अपने आप आरएफ से पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ईसीएफ में आ जाते हैं। तीसरा है जो लास्ट जो है वो डबल लाइन एरो दिखा है, पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन आप देखिए यहाँ पर जो पीसीटी है इसके अंदर सोडियम आयन का पैसिव डिफ्यूजन होता है। क्यों होता है? क्योंकि आयनों का इम्बैलेंस होने के कारण बाहर ईसीएफ से पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा सोडियम आयन जो है वो ईसीएफ से आरएफ में आएंगे। इस तरह से एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर कॉर्टेक्स में ऑस्मोलिटी सेम है, नेफ्रॉन का कोई पार्ट हो, चाहे वो बोवन कैप्सूल हो या पीसीटी हो या डीसीटी हो या कलेक्टिंग डक्ट हो। इसी तरह आउटर और इनर मेडुला के वाला पार्ट है, इसमें भी ऑस्मोलिटी ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि यहाँ पर आयनों का एक्सचेंज जो है वो समान होता है। इसी तरह मेडुला के अंदर ऑस्मोलिटी जो है वो सेम है। यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में 1200 है, एनएलयू के यू से पार्ट के अंदर 1200 ml ऑस्मोल पर लीटर है। इस तरह से काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है? वो काउंटर करंट मैकेनिज्म ये है कि यहाँ पर जैसे ही आरएफ डिसेंडिंग लिम्ब में आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर चूंकि H2O का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसकी जो वाल है वो जल के लिए ही पारगम्य है, बाकी जो इनऑर्गेनिक साल्ट है उनके लिए अपारगम्य है। तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जब H2O का रीअब्जॉर्प्शन होगा आरएफ से तो क्या होगा, वो जो रीअब्जॉर्प्शन अधिक है वो कारण, उसका कारण क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है कि असेंडिंग लिम्ब के अंदर सोडियम आयंस के रीअब्जॉर्प्शन को वो प्रमोट करता है। अर्थात यहाँ पर सोडियम आयन है वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहे, सिर्फ H2O रीअब्जॉर्ब हो रहा है। जितनी मात्रा में H2O डिसेंडिंग लिम्ब में रीअब्जॉर्ब होगा आरएफ से, उतनी ही मात्रा में असेंडिंग लिम्ब के अंदर आरएफ में से सोडियम आयन बाहर आएंगे। ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम है, क्योंकि इसको ये प्रेरित करता है। जल का पुनरावशोषण डिसेंडिंग लिम्ब में इसको प्रेरित करता है, असेंडिंग लिम्ब के अंदर जो आरएफ है उसमें पाए जाने वाले सोडियम आयनों को प्रेरित करता है रीअब्जॉर्प्शन के लिए। तो एक पैरेलल जो काउंटर करंट नाम इसलिए रखा है इसका, पैरेलल जो है मॉलिक्यूल्स का
RF से बाहर निकलना और पैरेलल मॉलिक्यूल्स का या सोडियम आयंस का RF से बाहर ECF में आना। जितनी मात्रा में इस लिंब में H2 का रीएब्जॉर्प्शन होगा उतनी ही मात्रा में इस लिंब में सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन होगा। पहले बता चुका हूं आपको कि पॉजिटिव चार्ज जो आयन है उनका रीएब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, क्योंकि ECF के अंदर ये जो पॉजिटिव चार्ज आयन है ऑलरेडी इनकी मात्रा अधिक है। तो जब कोई भी मॉलिक्यूल कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाता है तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो कि ATP के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए, जैसे नेगेटिव चार्ज आयन है जितने भी RF के अंदर, वो जब पॉजिटिव आयन RF से बाहर ECF में जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज आयन कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए RF से ECF में अपने आप पैसिव डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा वापस आएंगे। अब हम बात करते हैं जैसे इसमें सांद्रता कितनी है। सांद्रता कितनी है, सांद्रता नेफ्रॉन के पार्ट के अंदर जो ऑस्मोलिटी है वो कितनी है, वो कितनी है वो आपको बताऊंगा। ऑस्मोलिटी या सांद्रता, आप देखिए ये जो डायग्राम है ये कंसंट्रेशन ऑफ RF इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन या नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स, ये ग्लोमेरुलस, ये बोमन कैप्सूल, ये RF इसमें छनित्र, ये PCT है, ये डिसेंडिंग लिंब ऑफ हेनले लूप, ये असेंडिंग लिंब ऑफ हेनले लूप, ये है DCT और ये है कलेक्टिंग डक्ट। तो बाहर क्या है, यहाँ पर बहुत सारे नेट ऑफ ब्लड कैपिलरीज और ये कलेक्टिंग डक्ट। अब आप देखिए बाहर ऐसा तो है नहीं, खाली स्थान है, ECF है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पाया जाता है। आप देखिए कि अर्ली स्टेज के अंदर जैसे ही छनित्र बना, RF बना, तो ये आइसोटोनिक का मतलब है यहाँ पर कंसंट्रेशन RF की और ECF की वो बराबर है, इसलिए आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक सेम कंसंट्रेशन है, जितनी सांद्रता बाहर ECF की उतनी है RF की कंसंट्रेशन है। जैसे जैसे RF नेफ्रॉन में नीचे जाएगा PCT से और हेनले लूप तक जाएगा तो इसकी सांद्रता जो है बढ़ती चली जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी, क्योंकि पानी का रीअब्जॉर्प्शन बहुत अधिक हो रहा है। तो जैसे ही RF हेनले लूप की डिसेंडिंग लिंब में आएगा तो वो हाइपरटोनिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑस्मोलिटी आपने देखा होगा 400 से 600 हो गई है। जैसे ही यू शेप हेनले लूप की यू शेप स्ट्रक्चर में प्रवेश करेगा तो ये और अधिक हाइपरटोनिक हो जाएगा। हाइपरटोनिक का मतलब ये है कि इसकी RF की सांद्रता ECF की सांद्रता से अधिक है। तो यहाँ पर RF की सांद्रता ECF की सांद्रता से अधिक है, यहाँ पर भी अधिक है। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा ये हाइपोटोनिक, मतलब जो आउटर मेडुला है या कॉर्टेक्स पार्ट है वहां पर जैसे पहुंचेगा ये DCT के अंदर RF, तो इसकी सांद्रता हाइपोटोनिक या ये नेचर जो हाइपोटोनिक हो जाएगी। हाइपोटोनिक का मतलब है कि RF की सांद्रता, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो ECF से कम है और ECF की कंसंट्रेशन अधिक है, इसलिए ये हाइपोटोनिक। जैसे ये DCT के अंतिम भाग तक पहुंचेगा तो भी हाइपोटोनिक, क्योंकि यहाँ पर जो ऑस्मोलिटी है वो 200 से 300 है। और चूंकि DCT के अंदर जल का पुनरावशोषण रीअब्जॉर्प्शन बहुत अधिक हो रहा है, तो जैसे जैसे जल का अवशोषण होगा वैसे वैसे ये हाइपोटोनिक से हाइपोटोनिक में कन्वर्ट होता चला जाएगा। यहाँ तक आएगा तब ये फिर हाइपोटोनिक, और जब और नीचे जाएगा कलेक्टिंग डक्ट के अंदर तो ये हाईली हाइपरटोनिक हो जाएगा। क्यों, जैसे जैसे कलेक्टिंग डक्ट में गुजरेगा तो कलेक्टिंग डक्ट की जो सेल है वो RF से पानी का रीअब्जॉर्प्शन करती रहेंगी लगातार, जिससे वो हाईली हाइपरटोनिक होता चला जाएगा और अंततः यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टर्न पे हम आगे और चर्चा करेंगे। कंट्रोल ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की चर्चा नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। धन्यवाद।